गुड मॉर्निंग. आवाज येतोय का माझा? हो येतोय हो सर. येतोय सर. ओके. बघा, आपण व्हाउचिंग स्टार्ट केलेलं आहे आणि काही व्हाउचर्स म्हणजे काही जे आपले प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटचे काही इन्कम्स आहेत, त्या इन्कमचं व्हाउचिंग कसं करायचं आपण बघितलं होतं. सिम्पली म्हणजे ते कसं चेक कराल, डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स त्यांचे कसे बघाल आणि त्याची ओरिजिनल एंट्री जी आहे बुक्स ऑफ अकाउंट्समध्ये ती आपण कशी बघू शकतो, या संदर्भात आपण डिस्कशन जे आहे ते केलं होतं. पुढं जे काय एक्सपेन्सेस आहेत किंवा जी काय आपली डेबिट साईड असते प्रॉफिट लॉस, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉसची, ते आपल्याला बघायचे आहेत. बघा, रॉयल्टी रिसिव्ड आपण लास्ट लेक्चरला शेवटचा बघितला होता आयटम आपण, इन्कम सिम्पली. आणि आज आपण जे काही एक्सपेंडिचर्स आहेत किंवा एक्सपेंसेस आहेत त्याच्यामध्ये फर्स्ट एक्सपेंसेस जो है वो है आपका परचेसेस. सेल्स और परचेस ये मेन आइटम होते हैं जनरली. तो इसमें देखिए परचेसेस रेगुलर अपना जो है वो आपको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम परचेस से रिलेटेड आपको वेरीफाई करनी है. चेक द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स. सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स परचेस के लिए देखिए क्या हो सकते हैं. परचेस बिल है, कैश मेमोज है. कैश बिल, कैश पे अगर आपने परचेस किया हुआ है तो उसे कैश मेमो कहते हैं. डिलीवरी चलन जो कि गुड्स डिलीवर होते हैं उसके साथ आता है. ऑक्ट्राय रिसीट्स, खरोखरच बाबा तुम्ही परचेस केलेलं आहे का, त्याच्या ऑक्ट्राय जर चार्जेस, ऑक्ट्राय टॅक्स जर पेड केला असेल तर त्याची रिसिप्ट तुमची असते. ट्रान्सपोर्टर्स बिल, सर जी स्क्रीन शेअर केली आहे का? नाही झाली का? नाही झाली. ओके. आता दिसते? हो सर दिसते. ओके. बघा, ट्रान्सपोर्टनी ज्या ट्रान्सपोर्टनी तुम्ही गुड्स आणणार आहात त्या ट्रान्सपोर्टचं बिल चेक करावं लागेल. गुड्स रिसीव्ड नोट. गुड्स रिसीव्ड नोट जनरली देखिए गोडाउन कीपर बनाता है. गोडाउन में जब आपके गुड्स आते हैं तो वो वेरीफाई करता है जो ऑर्डर आपने भेजी थी उसी ऑर्डर के हिसाब से वही क्वांटिटीज आपको मिली है जो कि परचेस बिल है उससे वेरीफाई करेगा वो. सेम क्वांटिटी सेम क्वालिटी, कोई डैमेज नहीं है तो क्या करेगा, गुड्स जो है वो गोडाउन में रखेगा और उसके लिए गुड्स रिसीव्ड नोट प्रिपेयर करेगा. इंस्पेक्शन रिपोर्ट जैसे मैंने बताया कि वेरीफाई करेगा और वेरीफाई करने के बाद उसको इंस्पेक्शन रिपोर्ट कहते हैं, जो रिपोर्ट बनाएगा की त्यांनी गुड्स म्हणजे क्वांटिटी व्हेरीफाय केल्या, त्याचं पॅकिंग काय डॅमेज आहे का, त्याची क्वालिटी व्हेरीफाय केली, याला आपण जनरली म्हणतो इन्स्पेक्शन केलं त्याचं. तो इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाएगा और गुड्स रिसीव्ड नोट जो है ये दोनों जनरली गोडाउन में प्रिपेयर होते हैं. जो स्टोर कीपर होता है, स्टोर डिपार्टमेंट होता है, वो प्रिपेयर करता है. तो ये पूरे जो डॉक्यूमेंट्स है परचेस से रिलेटेड ये ऑडिटर को व्हेरीफाय करणे हैं. परचेस बिल, कॅश मेमो, डिलिव्हरी चलन. जसं मी सांगितलं की गुड्स ज्या वेळेला डिलिव्हर आपण करत असतो, म्हणजे मुंबईहून समजा श्रीवर्धनला माल येत असेल तर त्या मालासोबत जे बिल दिलं जातं त्याला आपण जनरली डिलिव्हरी चलन म्हणत असतो. ऑक्ट्राय आपण पेड करतो, लक्षात घ्या. तर ते ऑक्ट्राय रिसिप्ट. ट्रान्सपोर्ट, ज्या ट्रान्सपोर्टनी इथं मुंबईहून श्रीवर्धनला तुमचे गुड्स रिसीव्ह झालेले आहेत त्या ट्रान्सपोर्टची रिसिप्ट तुम्हाला मिळते, बिल मिळतं. गुड्स रिसीव्ड नोट है, जैसे मैंने बताया कि ये गोडाउन कीपर प्रिपेयर करता है. इंस्पेक्शन रिपोर्ट ये भी गोडाउन डिपार्टमेंट या स्टोर डिपार्टमेंट जो होता है वो प्रिपेयर करेगा. तो ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं. परचेस जब आप वेरीफाई करेंगे तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई करने होते हैं. इन केस ऑफ कैश परचेसेस, कैश परचेस अगर आपका है तो देखिए, सी दैट एंट्रीज आर नॉट पास्ड ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट कोटेशन और एस्टिमेट्स. ये ऑडिटर को देखना है कि जो कोटेशन होता है, बघा कोटेशन अलग बात है, जैसे टेंडर आप डिमांड करते हैं या कोटेशन जो होता है वो पहले डिमांड होता है. तो कोटेशन का मतलब आपने परचेस किया ऐसे नहीं होता है. कोटेशन और एस्टिमेट्स दोनों का मीनिंग एक ही है. आप क्या करते हैं, जब आपको कोई मटेरियल परचेस करना होता है और उसकी क्वांटिटीज अगर ज़्यादा होती है तो जनरली आप क्या करते हैं, जो सप्लायर्स है उनसे कोटेशन डिमांड करते हैं कि मुझे इस क्वालिटी के इतनी क्वांटिटीज मुझे चाहिए,
तो आप कैसे दे सकते हैं, किस रेट से दे सकते हैं। तो ऐसे हम क्या करेंगे, जितने भी सप्लायर है ABCDEFG, उनसे हम जो प्राइस लिस्ट डिमांड करते हैं उसे हम कोटेशन कहते हैं। वो सिर्फ डिमांड किया है, और वो बाद में वो हम कंपेअर करेंगे की कोणाची प्राइस कमी आहे, कोणाची जास्त आहे, आणि मग ज्याची कमी असेल आणि जो समजा तुम्हाला वाटतो की बाबा आफ्टर सेल सर्व्हिस सुद्धा आपल्याला चांगल्या पद्धतीने देऊ शकेल, आपण त्याला काय करत असतो, ऑर्डर देत असतो। किंवा त्याच्या टर्म्स कंडिशन ज्या काय असतील त्या आपल्याला जर योग्य वाटतील तर आपण ऑर्डर देत असतो। तर मग ऑडिटरनी हे बघितलं पाहिजे की फक्त कोटेशनच्या बेसिसवरती तर एंट्र्या केलेल्या आहेत का तुम्ही, की केलेल्या नाही आहेत, कारण कोटेशनच्या बेसिसवर तुम्ही एंट्रीज करू शकत नाही, क्योंकि कोटेशन आपने डिमांड किया मतलब आपने परचेस किया ऐसा नहीं होता है। तो ऑडिटर को ये वेरीफाई करना है जो एंट्रीज हुई है वो कोटेशन के बेसिस पे हुई है या एक्चुअल बिल के बेसिस पे हुआ है, ये वेरीफाई करना है। ऑडिटर शुड सी परचेस बिल देखना है, उसकी डेट देखनी है कब का है, नेम ऑफ द पार्टी का नेम जिसका ऑडिट आप कर रहे हैं, आप क्लाइंट, उस क्लाइंट का ही होना चाहिए, नरेशन ऑफ गुड्स बिल्स पे पर्टिकुलर्स में, तो नरेशन क्या है वो देख, अमाउंट इन वर्ड्स एंड फिगर्स, अमाउंट जो बिल पे वर्ड्स और फिगर्स में होती है ये ऑडिटर को चेक करना है। एंश्योर दैट द परचेसेस आर अप्रूव्ड बाय द रेस्पॉन्सिबल पर्सन, रेस्पॉन्सिबल अथॉरिटी बऱ्याच वेळेला आपण हे डिस्कस केलेलं आहे, या रेस्पॉन्सिबल पर्सन उसने ऑथोराइज किए हैं या नहीं किए हैं ये देखना है। आता परत परत आपण ते डिस्कस करणार नाही, लक्षात घ्या। परचेस जो करणार असेल ते ज्याच्याकडे अथॉरिटी दिलेली आहे त्यांनी ते ऑथोराइज केलं पाहिजे। तो रेस्पॉन्सिबल पर्सन ने वो अप्रूव किए हैं या नहीं किए हैं ये ऑडिटर को देखना है। ही शुड चेक पेमेंट डिटेल्स आर रिकॉर्डेड बाय पुटिंग अ स्टैम्प पेड, सो दैट बिल नॉट पेड ट्वाइस। जिसका जिस बिल का आपने पेमेंट किया हुआ है उस पे स्टैम्प आपको पुट करना है, स्टैम्प जो है उस पे लगाना है कि पेड। जैसे बैंक में आप जाते हैं तो कैशियर वहां पे कैश रिसीव्ड या कैश पेड का स्टैम्प लगाता है, वैसे ही आपको ऑर्गेनाइजेशन में अपने जिस बिल का आपने पेमेंट किया है उस बिल पे आपको पेड का स्टैम्प जो है वो लगाना होता है। क्योंकि हो सकता है कि 2 बार आपका पेमेंट हो, अगर आपके ट्रांजेक्शन ज्यादा है, बहुत ज्यादा ट्रान्झॅक्शन्स आहे तो ऐसे हो सकता है। म्हणजे डेलीचे ट्रान्झॅक्शन तुमचे जर जास्त असतील संख्या, समजा 200-400 ट्रान्झॅक्शन किंवा डेली होत असतील तुमचे, डेली होते हैं, तो वहां पे आपको याद नहीं रहता है कि किसका पेमेंट किया है किसका नहीं किया है, किस बिल का। तो एंट्री अगर उसके पास नहीं की, पेमेंट तर केलेलं आहे, सुबह 10 बजे उसका पेमेंट किया है लेकिन उसके अपनी एंट्री नहीं की है, तो आपका सपोज दोपहर में फिर से या कल आप फिर से उसका पेमेंट कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो। इसीलिए बिल पे क्या करेंगे, आप पेड का स्टैंप लगाएंगे तो आपको बिल देखने के बाद पता चलेगा कि इसका पेमेंट हो चुका है। तो ऑडिटर को ये देखना है कि जो बिल पेड हुए हैं उस पे पेड का स्टैंप जो है इमीडिएटली उन्होंने मारा है या नहीं मारा है। Ensure that purchase of fixed asset or personal purchases are not recorded in purchase register। फिक्स्ड असेट हमें पता है ये परचेस है, लेकिन ये कैपिटल कॉस्ट है, तो कैपिटल कॉस्ट हम बैलेंस शीट में चार्ज करते हैं असेट साइड में। ऐसा कुछ हुआ है क्या देखना है ऑडिटर को कि कोई फिक्स्ड असेट परचेस की है जिसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर है, और वो असेट जो है वो उन्होंने परचेसेस में रेकॉर्ड किया है, ऐसे हो सकता है। कारण समजा एखादी गोष्ट असेल आणि छोटी असेल आणि त्यांना वाटलं की बाबा हे काय समजा 10-15 हजाराचं आहे आणि असं त्याला आपण परचेसेस मध्ये टाकू, पण त्याची लाईफ समजा 2 वर्ष 3 वर्ष असेल, तर ते तुम्हाला फिक्स्ड असेट मध्ये घ्यावं लागेल, लक्षात घ्या। तो ये ऑडिटर को देखना है कोई फिक्स्ड असेट जो है वो उन्होंने परचेसेस में रिकॉर्ड किया है या नहीं किया है, ये उसको देखना है। या कोई पर्सनल परचेस है जो ओनर है या पार्टनर है उसके पर्सनल परचेसेस या एमडी है, उसने कुछ घर के लिए मटेरियल परचेस किया था, इसका भी रिकॉर्डिंग आपने बिजनेस में किया है, ऐसे हो सकता है। तो ये ऑडिटर को वेरीफाई करना है कि कौन सा मटेरियल बिजनेस के लिए परचेस किया था और बाय मिस्टेकली या जानबूझ के उन्होंने पर्सनल कुछ परचेस किया था उसके साथ, वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड किया है, तो ये ऑडिटर को वेरीफाई करना है। See that the quantity of purchases is properly recorded in the stock register। important है, देखिए परचेस की क्वांटिटी जो है
वो करेक्टली रिकॉर्ड किए हैं या नहीं किए हैं, ये ऑडिटर को वेरीफाई करना है। करेक्टली रिकॉर्ड नहीं किया, सपोज आपने 100 क्वांटिटी डिमांड किए हैं, 100 के 100 आपको रिसीव भी हुए हैं, लेकिन स्टॉक रजिस्टर में आपने लिखे 95 क्वांटिटीज रिसीव हुए हैं स्टॉक रजिस्टर में। तो स्टॉक में आपके कितने है, 100 है, लेकिन लिखा है 95, तो 5 क्वांटिटीज का आप क्या करेंगे? 5 क्वांटिटीज वो स्टोर कीपर रहेगा या जो भी म्यूचुअली स्टोर कीपर मैनेजर जो भी रहेगा वो पर्सनल यूज के लिए ले सकता है। कारण गुड्स आपण बघितलेलं आहे, जो फ्रॉड होते हैं वो गुड्स में भी होते हैं और कैश में भी होते हैं। तो ऑडिटर को ये पहले वेरीफाई करना है कि क्वांटिटी जो है वो बिल के हिसाब से ही आपके रजिस्टर में आए हुए हैं या उससे कम ज्यादा हुए हैं, ये पहले वेरीफाई करना है। सी दैट द प्रॉपर अलोकेशन इज मेड बिटवीन नेट अमाउंट, एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी, सेल्स टैक्स, फ्रेट, पैकिंग चार्जेस एक्सेट्रा। तो ये जो परचेस की अमाउंट है, इसमें देखिए परचेस बिल अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको मिलता है जीएसटी, फ्रेट असेल, पॅकिंग चार्जेस असेल। आता एक्साइज आणि सेल्स टैक्स जनरली बघा जीएसटी आने के बाद ये खत्म हुए हैं, लेकिन ऐसे कुछ गुड्स है जिसपे अभी भी एक्साइज और सेल्स टैक्स है। फॉर एग्जांपल पेट्रोल और डिझेल, तुम्हाला माहित आहे की नाही माहित नाही मला, पेट्रोल डिझेल अजून जीएसटी मध्ये आलेलं नहीं है। गवर्नमेंट ने जीएसटी में उसको लाया नहीं है, तो ओल्ड टैक्स जो है एक्साइज और सेल्स टैक्स जो भी है उस पे वो अभी भी पेट्रोल डिझेल जो है उसमें आता है। रेग्युलर आपण यूज करतो म्हणून आपण हे एक्झाम्पल घेतलेलं आहे। तो पेट्रोल डिझेल असं असं म्हटलं जातं, लक्षात घ्या, आपण आता त्याच्यावरती काही स्टडी केला नाही किंवा आपण त्यातले काही एक्सपर्ट नाही आहोत, की जीएसटी समजा जर पेट्रोल आणि डिझेल जर जीएसटी मध्ये आणलं तर ते 50% ने 50% से उसके अभी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। उसका रेट जो है वो सपोज पेट्रोल अभी 111 है, तो वो 70 रुपीज या 60 रुपीज के आसपास आ सकता है अगर वो जीएसटी में लाया जाए तो। ऐसे जो है वो एक्सपर्ट बोलते हैं, तो अभी जीएसटी में कब लाएंगे ये पता नहीं है, पण जस्ट इथे रेफरन्स आला की एक्साइज ड्युटी आणि सेल्स टॅक्स जो आहे, कारण आपण जर जनरली बघितलं तर तुम्हाला आता सेल्स टॅक्स कुठंच दिसत नाही। याच्या पूर्वी वॅट होता, लक्षात घ्या। वॅट जो आहे, वॅटच्या अगोदर सेल्स टॅक्स होता। वॅट आणि सेल्स टॅक्स म्हणजे सेल्स टॅक्सला रिप्लेस करून वॅट आला, लक्षात घ्या। मग वॅट जो आहे तो वॅट अजूनही वॅट मध्येच आहे, लक्षात घ्या, पेट्रोल आणि डिझेल। तर वॅट जो आहे मग तो एम वॅट म्हणायचो, म्हणजे महाराष्ट्राचा वॅट असं, किंवा सेंट्रलचा वॅट चार्जेस असतील, व्हॅल्यू ॲडेड टॅक्स। तर हा व्हॅल्यू ॲडेड टॅक्स जो होता तो रिप्लेस केलेला आहे जीएसटीने, मला वाटतं 2016 की 17 काहीतरी समथिंग, त्या दरम्यान जीएसटी आपल्या देशामध्ये, म्हणजे पूर्ण देशाचा एकच टॅक्स असावा, जो आहे सेल्स टॅक्स असावा पूर्ण देशामध्ये। समजा तुम्ही इथं घेतली एखादी वस्तू आणि ती समजा मुंबईत घेतली किंवा समजा तुम्ही ती गुजरातमध्ये जाऊन घेतली, तर त्याच्यावरती जो चार्ज होणारा जीएसटी आहे तो एकच असावा। यापूर्वी कसं होतं, ज्यावेळेला वॅट होता त्यावेळेला महाराष्ट्राचा वॅटचा रेट वेगळा होता, गुजरातचा वॅटचा रेट वेगळा होता, किंवा समजा कर्नाटकाचा वॅटचा रेट वेगळा होता, म्हणजे प्रत्येक राज्याचा वॅटचा रेट म्हणजे सेम वस्तूवरचा वेगवेगळा होता। पण जीएसटी मध्ये तसं नाही केलं, लक्षात घ्या। त्यासाठी मग हे सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे, आता तुम्ही जर बघत असाल तर बऱ्याचदा आपण असं ऐकतो की महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट जे आहे, आता परिस्थिती म्हणजे प्रत्यक्षात आपल्याला माहित नाहीये की काय आहे, पण आपण असं ऐकतो की सेंट्रल गव्हर्नमेंट कडून आपल्याला महाराष्ट्राला जो जीएसटी यायला पाहिजे तो आलेला नाहीये। असं बऱ्याचदा आपण मध्ये ऐकत होतो, आताही बऱ्याचदा म्हणतात की एवढ्या पेंडिंग आहे, तेवढा पेंडिंग आहे। एक्झॅक्ट परिस्थिती काय आहे आपल्याला माहित नाहीये। पण जो जीएसटी आहे तो डायरेक्टली सेंट्रल गव्हर्नमेंटकडे जातो, म्हणजे आता जीएसटी जो आहे आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंट काय करतं, मग राज्याचा हिस्सा जो आहे तो राज्याचा हिस्सा सेंट्रल गव्हर्नमेंट राज्याला नंतर पाठवतं, लक्षात घ्या। तर ही जीएसटी मध्ये प्रोसेस आहे। त्याच्या अगोदर वॅट जो होता, वॅटला तशी प्रोसेस नव्हती, राज्याचा हिस्सा राज्याला त्यावेळेला ऑटोमॅटिक मिळत होता, लक्षात घ्या। आता जर तुम्ही जीएसटी मध्ये बघितलं, जीएसटीचं बिल एखादं बघितलं तर स्टेटचा हिस्सा वेगळा आणि राज्याचा हिस्सा वेगळा असतो, लक्षात घ्या। पण प्रत्यक्षात ते जमा जे आहे ते सेंट्रलकडे होतं आणि सेंट्रलकडून मग डिस्बर्स होत असतं प्रत्येक राज्याचा तो हिस्सा जो ठरलेला असेल, म्हणजे तिथं त्याचं रेकॉर्ड असतं, लक्षात घ्या, कोणत्या राज्याकडून जीएसटी कलेक्ट झालेला आहे किंवा काय।
त्याच्यानुसार ते सेंट्रल गव्हर्नमेंट परत करत असतं. तर ही जीएसटी म्हणजे पूर्ण देशामध्ये एकच टॅक्स असावा म्हणून मग ती प्रोसेस जी आहे जीएसटी आलेला आहे. तर बघा आपलं जे चालू होतं की पेट्रोल आणि डिझेलवरती अजूनही एक्साईज किंवा वॅट जो आहे तो चालू आहे. त्याच्यावरचं काढलं की मग बऱ्यापैकी मला वाटतं काही गुड्सचे असतील इंडस्ट्रीजचे त्याच्यावरती असेल कदाचित, माहित नाही. पण सध्या जे आपल्या माहितीचं आहे ते एक्साइज आणि वॅट जो आहे म्हणजे जुना जो टॅक्स आहे ते जुने टॅक्स आपले पेट्रोल आणि डिझेलवरती चालू आहे. तर ऑडिटरनी हे ऑडिटर को ये देखना है कि जो परचेसेस की नेट अमाउंट है वो अलग दिखाई है, एक्साइज ड्यूटी उस पे जो भी पेड की है या जीएसटी पेड किया हुआ है, फ्रेट पैकिंग जो भी दिया हुआ है वो अलग से दिखाया है या नहीं दिखाया, ऑडिटर को वेरीफाई करना है. एज पर द इनकम टैक्स एक्ट एनी पेमेंट एक्सीडिंग ₹20,000 at a time in cash is totally disallowed. आता बघा हा इन्कम टॅक्सचा पार्ट आहे. आता हा तुम्हाला इनकम फ्रॉम बिझनेस म्हणून जो हेड आहे, इनकम टॅक्स में अलग अलग हेड्स है. इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड सोर्सेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स और अदर सोर्सेस, ऐसे 5 हेड्स जो है इनकम के हैं. उसमें देखिए इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन जो है उसमें आपके जो एक्सपेंसेस आते हैं सेल करने के लिए इंक्लूडिंग परचेसेस, परचेसेस भी वो हम डिडक्ट करते हैं. जैसे हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो प्रॉफिट ये एक्सपेंसेस माइनस करके आपका प्रॉफिट आता है. अगर सपोज कोई एक्सपेंसेस आपके ऐसे है या परचेसेस ऐसे है जिसमें 20,000 के ऊपर आपने कैश में पेड किया है उसको, तो ऐसा जो परचेसेस है वो आप जब इनकम टॅक्स के लिए प्रॉफिट कॅल्क्युलेट करते हैं तो परचेसेस मायनस नाही होगा. तर ते मायनस होणार नाही, लक्षात घ्या. म्हणजे 20,000 नी तुमचा प्रॉफिट जो आहे तो वाढणार आहे, लक्षात घ्या. तो इसे कहते हैं डिसअलाउड. तो उसका इनकम एक्सपेंसेस जो है वो डिसअलाउ किया तो आपका प्रॉफिट उतना बढ़ेगा. Auditor should give particular attention to the purchases at the beginning, at the end of the year. Beginning और end में परचेसेस जो है उस पर स्पेशल अटेंशन देना है, क्योंकि हमें पता है विंडो ड्रेसिंग या सीक्रेट रिजर्व में लास्ट ईयर के परचेसेस सपोज मार्च के जो है अप्रैल में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं. आपको सीक्रेट रिजर्व दिखाना है, आपका एक्सपेंसेस ज्यादा दिखाना है. तो परचेसेस क्या किया आपने मार्च में किए थे लेकिन वो अप्रैल में दिखा दिए. त्यामुळे ऑडिटरनी ते बघितलं पाहिजे. ऑडिटर को ये देखना है बिगिनिंग के और एंड के परचेसेस जो होते हैं उसका रिकॉर्डिंग प्रॉपरली उसी डे को हुआ है या नहीं हुआ है. मार्च का एप्रिल में या एप्रिल का मार्च में असं होऊ शकतं, लक्षात घ्या. किंवा मार्च मध्ये तुम्ही दाखवलंच नाही, मार्च में परचेसेस आपने दिखाए नहीं. क्यों दिखाए नहीं? क्योंकि आपको प्रॉफिट बढ़ाना है, बरोबर ना. प्रॉफिट बढ़ाना है, विंडो ड्रेसिंग करना है. प्रॉफिट वाढवायचा म्हणजे काय, आपली आहे त्याच्यापेक्षा चांगली पोजीशन आपको दिखाना है. जो है अच्छी पोजीशन उससे अच्छी, उससे बेटर पोजीशन आपको दिखानी है. तो आपको विंडो ड्रेसिंग करना है. विंडो ड्रेसिंग करना है तो आपको खर्चे कम करने हैं. खर्चे तो हुए हैं लेकिन दिखाने कम है सिर्फ रिकॉर्ड में. सिर्फ रिकॉर्ड में दिखाने कम है, इसलिए आपने क्या किया, पूरे मार्च के परचेसेस ही रिकॉर्ड नहीं किया. असं होऊ शकतं, लक्षात घ्या. पॉसिबिलिटी आहे. या 50% परचेसेस रिकॉर्ड किए, 50% रिकॉर्ड नहीं किए, ऐसे हो सकता है. तो ऑडिटर को देखना है कि बिगिनिंग को और एंड को ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है. Auditor should obtain copy of accounts from suppliers and ensure that all the entries in their books tally with all the entries in the books of the client. तो जो भी सप्लायर है, क्रेडिटर्स है आपके, उनसे अकाउंट्स की कॉपी डिमांड करनी है, स्टेटमेंट डिमांड करना है और ऑडिटर को वेरीफाई करना है कि उनकी एंट्रीज और आपके क्लाइंट के बुक्स में एंट्रीज करेक्ट है, उसी डेट को है, उसी अमाउंट के हैं, ये वेरीफाई करना है. नेक्स्ट देखिए परचेस रिटर्न. परचेस रिटर्न जो है आपने परचेस किया, कुछ डिफेक्ट था या क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम था तो रिटर्न कर सकते हैं उसको. तो इसके लिए देखिए सेम पॉइंट है. पहला अपना इंटरनल कंट्रोल चेक सिस्टम आपको वेरीफाई करनी है. सी दैट डेबिट नोट हैज बीन सेंड टू सप्लायर और क्रेडिट नोट हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर. अगर आपने परचेस किया हुआ है, परचेस रिटर्न किया हुआ है, तो आपको डेबिट नोट देनी है, क्योंकि परचेस करने के बाद जिससे परचेस किया है क्रेडिट पे, एक्स से परचेस किया है, तो एक्स का बैलेंस आपके बुक में कौन सा होता है, क्रेडिट होता है. अगर आप रिटर्न करेंगे तो जितना रिटर्न किया हुआ है उतने से आपको डेबिट करना है.
तो आप क्या करेंगे, डेबिट नोट प्रिपेयर करेंगे और मिस्टर एक्स को भेजेंगे। या आपने डेबिट नोट नहीं भेजा है तो क्रेडिट नोट जो है वो मिस्टर एक्स जो है वो आपको क्रेडिट नोट भेजेगा। क्रेडिट नोट पाठवणार आहे, लक्षात घ्या। कारण त्याच्या अकाउंट्समध्ये आपला बॅलन्स कुठला असतो, डेबिट असतो, क्योंकि हमने परचेस किया है, मिस्टर ए मैं हूँ और मिस्टर एक्स से परचेस किया है, तो एक्स को मैं देना देना लगता हूँ। तो एक्स के बुक्स में मैं डेटर रहूंगा और मेरे बुक्स में एक्स क्रेडिटर रहेगा। तो एक्स क्या करेगा, मैंने अगर परचेस रिटर्न किया है तो डेबिट बैलेंस मेरा वहां पे उसके बुक्स में है, तो जितना मैंने परचेस रिटर्न किया है उतने से मेरे अकाउंट को क्रेडिट करेगा, मतलब मेरा करेगा। तो वो क्या करेगा, क्रेडिट नोट प्रिपेयर करेगा और वो मुझे भेजेगा। तो ऑडिटर को देखना है कि डेबिट नोट या क्रेडिट नोट जो है उसके हिसाब से उसका रिकॉर्डिंग जो है वो होना चाहिए। तो ये सेंड किया है या नहीं किया है, ये ऑडिटर को देखना है। क्वांटिटी चेक करनी है एज पर डेबिट एंड क्रेडिट नोट। और स्टोर्स लेजर, डेबिट नोट वरती पण त्या सेम क्वांटिटीज है, क्रेडिट नोट पे भी सेम क्वांटिटीज है, और स्टोर्स लेजर में भी सेम क्वांटिटीज रिटर्न हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये ऑडिटर को वेरीफाई करना है। ही शुड कंफर्म द अमाउंट शोन इन क्रेडिट नोट। अमाउंट जैसे आप क्वांटिटी वेरीफाई करेंगे वैसे अमाउंट को भी आपको वेरीफाई करना है क्रेडिट नोट के बेसिस से। ऑडिटर शुड केयरफुली वाउच द परचेस रिटर्न ऑफ मार्च एंड एप्रिल। मॅनिप्युलेशन ऑफ अकाउंट होऊ सकता है। परचेस रिटर्न जे आहेत जसं आता आपण सांगितलं की रेकॉर्ड केले नाही किंवा आपण दाखवले आणि रिटर्न दाखवले असं होऊ शकतं। तो रिटर्न कर सकते हैं आप। विंडो ड्रेसिंग या सीक्रेट रिजर्व के लिए जनरली मैनिपुलेशन होता है। और ऑडिटर को ये देखना है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसकी प्रॉपर एंट्री हुई है या नहीं हुई है। नेक्स्ट देखिए सैलरीज एंड वेजेस। इसके लिए भी ऑडिटर को क्या करना है, एक मिनट। देखिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है और इंटरनल चेक सिस्टम जो है सैलरी और वेजेस के लिए क्या है, प्रिपरेशन के लिए, पेमेंट के लिए, वो वेरीफाई करना है ऑडिटर को। ऑडिटर शुड चेक टोटल कॅरी फॉरवर्ड्स अँड कॅल्क्युलेशन्स एक्सेट्रा सॅलरी रजिस्टर असेल तर त्याचे टोटल चेक केल्या पाहिजेत, कॅरी फॉरवर्ड्स काय झाले असतील, कॅल्क्युलेशन चेक करायला पाहिजे, कारण सॅलरी कॅल्क्युलेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। वेजेस कैलकुलेशन, क्योंकि आपने कितना टाइम डिवोट किया है, अगर आप डेली वेजेस पे है या लेट अगर आते हैं तो लेट के लिए आपको क्या पेनल्टी लगती है, अदर अलाउंसेस आपके क्या क्या है, किस पे डिपेंड है, ये पूरा कैलकुलेशन जो होता है वो करना होता है। या सपोज परमानेंट एम्प्लॉयज है तो उनका बेसिक जो होता है वो बेसिक स्केल उनका फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल सपोज अगर आप प्रोफेसर या प्रोफेशन स्किल में क्या कहेंगे, प्रोफेशन में आएंगे टीचिंग के, सीनियर कॉलेज के, तो आपका जो स्केल है सपोज 59,000 टू 1,32,000 ये बेसिक स्केल है आपका। अपना जो होता है, मतलब आता समजा मी जर ॲज अ प्राध्यापक म्हणून मी इथं जॉईन झालेलो आहे, तर माझा समजा आता जो काय आता ॲप्लिकेबल रेट आहे आजच्या घडीला, मी जर आज कॉलेजमध्ये जॉइन झालो, न्यूली अगर मैं यहाँ पे अपॉइंट हो गया, तो मेरा स्केल जो है वो बेसिक 59,000 टू 1,32,000। तो ये जो बेसिक है ये मेरा आज 59,000 है। तो इस पे मुझे अदर अलाउंसेस मिलेंगे। सपोज अभी डियरनेस अलाउंस जो है वो है 28%, तो इस 59,000 में 28% उसको उसमें ऐड हो जाएंगे। या सपोज एचआरए जो है वो अभी श्रीवर्धन में 9% है, तो 59,000 के 9% एचआरए वहाँ पे ऐड हो जाएगा। ट्रैवलिंग अलाउंस आपको मिलेगा, या अदर अलाउंस है जो भी आपकी कंपनी आपको देती है वो उसमें ऐड होते हैं। तो ऑडिटर को ये देखना है कैलकुलेशन जो है वो प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है, ये ऑडिटर को देखना है। ही शुड चेक द अटेंडेंस रिकॉर्ड। जैसे मैंने बताया कि अगर डेली वेजेस पे है या सपोज आप अगर आप लीव जो लेते हैं तो लीव के लिए आपको पेड लीव नहीं है, आपको क्या किया जाता है, सपोज
नॉन पेड लीव या आपका पेमेंट जो है वो कट किया जाता है, जितनी आप लीव लेंगे उतनी। जनरली देखिए परमानेंट एम्प्लॉय जो कंपनी के होते हैं उसको 10 या 15 लीव जो है एन्युअली होते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना पडता है, पेमेंट जे आहे आपलं ते पेमेंट त्याच्यातून कट होतं, डे का जो भी आपका वेजेस या सैलरी जो भी रहेगा वो कट होता है। तो ये ऑडिटर को वेरीफाई करना है। अटेंडेंस रिकॉर्ड, स्केल एप्लीकेबल, स्केल मतलब मैंने अभी जो बताया आपको कि आप अगर टीचिंग फील्ड में आएंगे, आज अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, आज सपोज 31 जनवरी को, तो मेरा बेसिक स्केल रहेगा 59,000। तो 59,000 टू सपोज 87,000 ऐसे आपका स्केल है। तो 59,000 टू 87 मतलब हर साल इंक्रीज इंक्रीज होते होते बेसिक में अलाउंसेस नहीं, अलाउंसेस तो आपके बेसिक पे होते हैं। तो बेसिक में इंक्रीज होते होते आप 87,000 तक जा सकते हैं मैक्सिमम। तो सपोज जो भी आपका 87,000 आपका बेसिक, मतलब आपको यहाँ पे 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, तो अभी बेसिक आपका 15 साल के बाद 87,000 आपका बेसिक ही हुआ है। तो बेसिक पे आपको क्या मिलेगा, अदर अलाउंसेज, जैसे मैंने बताया कि डियरनेस अलाउंस रहेगा, एचआरआर रहेगा, या ट्रैवलिंग अलाउंस रहेगा, ये अदर अलाउंसेस उसमें ऐड होते हैं उस बेसिक में। उसमें से डिडक्ट होता है, सपोज आपका प्रोविडेंट फंड है, इनकम टैक्स है। सपोज 87,000 बेसिक मिला के आपकी सैलरी हो गई 1,10,000 अदर अलाउंसेस मिला के, तो उसमें से आपका क्या होगा, टैक्स 10,000 डिडक्ट किया आपने, प्रोविडेंट फंड है वो 10,000 डिडक्ट किया। तो ये डिडक्शन जो होते हैं, या आपने एडवांस लिया हुआ है, तो एडवांस उसमें से 5,000 डिडक्ट हो गया। या कोई लोन है जो कि आपकी कंपनी प्रोवाइड करती है, तो उसका इंस्टॉलमेंट, या कंपनी से अपना एडवांस लिया हुआ है तो उसका जो भी इंस्टॉलमेंट रहेगा वो डिडक्ट होगा। ऐसे 25,000 आपका डिडक्ट होगा 1,10,000 में से। तो आपको मिलेगी सैलरी एक्चुअल में 85,000 आपके, उसे हम कहेंगे नेट सैलरी। तो ये कैलकुलेशन जो है ये ऑडिटर को पूरा चेक करना है। If salaries and wages are paid by check, then he should check counterfoils. व्हाउचिंग मध्ये सुरुवातीला आपण बघितलं चेक काउंटरफॉइल्स काय असतात, तर चेक काउंटरफॉइल्स त्याला चेक करायच्या जर चेकनी तुमचं पेमेंट होतंय, या बैंक स्टेटमेंट, एंड ही शुड एंश्योर दैट द चेक्स आर ड्रॉन फॉर नेट अमाउंट। जैसे मैंने अभी बताया कि नेट अमाउंट आपकी आपकी सैलरी होती है, टोटल 87,000 बेसिक है, उसमें डीए, एचआरए, ट्रैवलिंग्स पूरा मिला के 1,10,000 सैलरी आपकी होती है। तो इससे हम कहते हैं ग्रॉस सैलरी। ये होता है आपका 1,10,000 ग्रॉस। तो 1,10,000 में से आपने इनकम टैक्स 10,000 डिडक्ट किया, प्रोविडेंट फंड 10,000 डिडक्ट किया, और एडवांस 5,000 डिडक्ट किया, ऐसे 25,000 आपका डिडक्शन हो गया। तो रिमेनिंग जो आपको मिलेगा 25,000 अगर आप डिडक्ट करेंगे, तो आपको जो भी अमाउंट यहाँ पे मिलती है 85,000 सपोज, तो 85,000 जो है इसे हम कहते हैं नेट अमाउंट। तो नेट अमाउंट जो होती है उतनी नेट अमाउंट उस जो भी आपका एम्प्लॉय है उस एम्प्लॉय के बैंक अकाउंट में जमा होनी चाहिए। तो ऑडिटर को ये देखना है कि 25,000 85,000 उन्होंने जमा किए हैं या 1,10,000 जमा किया है। 1,10,000 जर जमा केलं असेल तर चुकीचं आहे, 85,000 ये करेक्ट अमाउंट है, क्योंकि डिडक्शन के बाद आपका आता है 85,000, जिससे हम नेट अमाउंट या नेट सैलरी या नेट वेजेस कहते हैं। ओके, if salary and wages paid are exceeds rupees 5,000, then the revenue stamp should be affixed on the pay sheet। 5,000 के ऊपर अगर आपको सैलरी मिलती है तो उस पे रेव्हेन्यू स्टॅम्प जो मी तुम्हाला परवा सांगितला होता, तर तो रेव्हेन्यू स्टॅम्प तिथं लावावा लागेल, लक्षात घ्या। जनरली बघा आता मैक्सिमम ठिकाणी 5,000 के ऊपर ही सैलरी है। 5,000 में कोई भी आपका लेबर भी काम नहीं करता है। डेली वेजेस पे अगर आप किसी के खेत में जाएंगे तो भी 300, 400, 500 उनको पेमेंट जो है वो करना पड़ता है। तो जनरली कुठेही कंपन्यांमध्ये गेलात तुम्ही तर आता 5,000 मध्ये म्हणजे काहीच नाही, लक्षात घ्या, त्याच्यापेक्षा जास्तच तुम्हाला सैलरी मिळेल। त्यामुळे रेव्हेन्यू स्टैम्प जो है तो रेव्हेन्यू स्टैम्प तुम्हाला तिथे लावावा लागेल। तो ऑडिटर को ये वेरीफाई करना है कि वहाँ पे रेव्हेन्यू स्टैम्प जो है वो लगाया है, नहीं लगाया। ऑडिटर शुड वेरीफाई दैट ऑल एम्प्लॉयज मेड साइन ऑन पे शीट। सभी के साइन होने चाहिए, ये वेरीफाई करना है ऑडिटर को। ऑडिटर शुड कंपेयर द नेम्स अपीयरिंग इन द सैलरी और वेज शीट विथ नेम्स अपीयरिंग ऑन द जॉब कार्ड्स, अटेंडेंस रजिस्टर, पीएफ कार्ड, ईएसआई कार्ड। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सत्यम का फ्रॉड इसी टाइप का हुआ था, मैंने आपको बताया।
तो वेजेस और सैलरी सीट जो है उसको कंपेयर करना है, जॉब कार्ड जो आप एम्प्लॉय को अलॉट करते हैं, या अटेंडेंस रजिस्टर को व्हेरीफाई करना है, या प्रोव्हिडंट फंड का कार्ड जो होता है वो कार्ड कितने आहे त्या एम्प्लॉयच्या नावाने आहे की नाही ते बघावं लागेल, किंवा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कार्ड जो होता है, ESI मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जो कार्ड होता है उसको वेरीफाई करना है सैलरी सीट से। तो आपको पता चलेगा कि सेम एम्प्लॉयज उतने ही है या उससे ज्यादा सॅलरी शीट में उन्होंने दिखाए है। होऊ शकतं, लक्षात घ्या बोगस 2-4 एम्प्लॉय तुम्ही त्याच्यामध्ये नोंद केले और उसकी सॅलरी निकाल दी, ऐसे हो सकता है। आपण बातम्या बघत असतो, लक्षात घ्या कुठं कुठं अशा बोगस सॅलरी जे आहे त्या काढल्या जातात, प्रत्यक्षात वो आदमी जो है उसको पता भी नहीं होता है की मेरा नाम इस सॅलरी शीट में है। कारण बघा काल परवाच कुठंतरी मी बातमी वाचली की एक क्लर्क होता, आता एक्झॅक्ट मला शाळा की कशाचं नाव आठवत नाही, क्लर्क म्हणून, आणि तो त्यांनी शाळाही शिकलेली नाहीये आणि 2-4 दिवसातलीच बातमी टीव्ही वरती होती, लक्षात घ्या। आता ती खरी खोटी आपल्याला माहित नाही, पण ती बातमी मी बघितलेली आहे। आणि त्या व्यक्तीचं नाव जे आहे, त्या व्यक्तीचं नाव ते जे कोण त्या ट्रस्टचे जे कोण पदाधिकारी होते त्यांनी इन्क्लूड केलं होतं, त्या व्यक्तीलाही माहित नाहीये, तो साधा शेतकरी होता, लक्षात घ्या, आणि त्याला लिहिता वाचता येत नव्हतं माझ्या माहितीप्रमाणे, आणि त्याच्या नावावरती गेली 5-10 वर्ष जे काय आहे ती सॅलरी निघत होती, लक्षात घ्या। पण नंतर काहीतरी प्रोसेसमध्ये कोणती तरी प्रोसेस त्यांना काहीतरी करायची होती आणि त्याच्यामध्ये मग ते नाव जे आहे ते बाहेर आलं, लक्षात घ्या, की कोणीतरी त्याच्यामध्ये आपल्याला माहिती, लक्षात घ्या माहितीचा अधिकार असं टाकून काहीतरी घेतलं होतं, असं काहीतरी झालं होतं, ते एक्झॅक्ट मला आठवत नाही, मी जस्ट जाता जाता बघितली होती बातमी ती। तर असं होऊ शकतं, लक्षात घ्या, म्हणजे सॅलरी किंवा वेज शीट मध्ये बोगस एम्प्लॉय जो है वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं कोई भी, और उसकी सैलरी जो है वो आप फ्रॉड कर सकते हैं उसकी सैलरी में, तर असं झालेलं आहे की नहीं वेरीफाई करना है आपको ऑडिटर को। जब ऑडिटर जाएगा तो इतने ही एग्जैक्ट एम्प्लॉयज है, 50 एम्प्लॉयज यहाँ पे दिखाए हैं, 50 ही है, तो इसके लिए वेरीफाई करेगा वो अटेंडेंस रजिस्टर आपका जो भी है, या जॉब कार्ड जो इशू करते हैं, जॉब कार्ड जब आप कंपनी में काम करते हैं, मशीनरी पे काम करते हैं, तो जॉब कार्ड आपको इशू किए जाते हैं, तो वो जॉब कार्ड वेरीफाई करने हैं। या प्रोव्हिडंट फंड जो है, आता बऱ्यापैकी कंपन्यांमध्ये पीएफ जो है वो कट होता है, तो पीएफ के कार्ड्स या ईएसआई के कार्ड्स उससे वेरीफाई करने हैं कि सैलरी शीट में जितने हैं उतने ईएसआई है, उतने ही पीएफ है, या उतने अटेंडेंस रजिस्टर में है, या जॉब कार्ड में है, ये ऑडिटर को वेरीफाई करना है। Auditor should obtain the sanctioned strength of workers from the client and see that the actual number of workers। आपके ऑफिस में काम करने के लिए सैंक्शन पोस्ट कितने हैं ये ऑडिटर को वेरीफाई करना है। ये लेटर मैनेजमेंट से उसको मांग लेना है, और एक्चुअल में कितने हैं, उससे ज़्यादा है या कम है, ये ऑडिटर को वेरीफाई करना है। फॉर एक्झाम्पल सपोज आपण आपल्या कॉलेजचं एक्झाम्पल घेतलं तर आपल्या सँक्शन पोस्ट समजा आपल्या कॉलेजमध्ये प्राध्यापकांच्या 13 आहेत, मग प्रत्यक्षात काम किती करतायत हे ऑडिटरने व्हेरीफाय करायला पाहिजे, लक्षात घ्या। उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, उससे कम हुए तो चलते हैं, लेकिन उससे ज्यादा जितनी सैंक्शन आपकी पोस्ट है उससे ज्यादा आप फिलअप नहीं कर सकते हैं, रूल के हिसाब से। तो ये आपको देखना है ऑडिटर एज अ ऑडिटर की सैंक्शन पोस्ट कितने हैं, कारण सैंक्शन पोस्ट म्हणजे काय की कोणतं काम आहे, कोणत्या कामासाठी किती माणसं लागतील। समजा अकाउंटन्सीचा वर्कलोड जो आहे तो अकाउंटन्सीचा वर्कलोड 20 लेक्चरचा आहे आणि 20 लेक्चरच्या वर्कलोडमध्ये एकच माणूस काम करू शकतो, आणि तिथं आपण 2 माणसं जर भरले असतील फुल टाइम तर ते योग्य नाही आहे, लक्षात घ्या। म्हणजे बाय रूल जर बघितलं आपण तर ते चुकीचं आहे। त्यामुळे मग तिथं बघावं लागेल की बाबा तिथं एकच माणूस आहे। ऑफिसमध्ये समजा 4 माणसं लागतात, ऑफिस में अगर 4 पर्सन्स लगते हैं तो 4 है या 5 है ये ऑडिटर को वेरीफाई करना है। 4 से कम है, 3 है तो नो प्रॉब्लम, एक वर्कर को अभी आपको फिलअप करना है। लेकिन 5 है तो क्यों 5 भरे हैं आपने, ये ऑडिटर को वेरीफाई करना है। ऑडिटर शुड ऑब्टेन लिस्ट ऑफ वर्कर्स हु हैव लेफ्ट, जिन्होंने जॉब छोड़ा है उनकी लिस्ट लेनी है, रिटायर्ड जो रिटायर हुए हैं, और रिजाइन, लेफ्ट, रिटायर्ड from employment and see that their names do not continue after the date of retirement। जो सोडून गेलेला आहे, समजा मागच्या या महिन्यात आता जानेवारीच्या 31 जानेवारी पासून तो सोडून गेला किंवा त्यांनी रिझाईन केलं किंवा तो रिटायर झाला, तर ऑडिटरने बघितलं पाहिजे की त्याचं नाव फेब्रुवारीच्या सॅलरी शीटला परत दिसतं का,
हे चेक केलं पाहिजे, हे ऑडिटर को व्हेरीफाई करना है। रिटायर तो हुआ है लेकिन नेक्स्ट 2 मंथ अभी भी उसकी सैलरी निकल रही है, ऐसे भी हो सकता है। तर हे ऑडिटरला व्हेरीफाय केलं पाहिजे. इफ द लीव सॅलरीज बोनस लीव ट्रॅव्हल कन्सेशन पेड ऑडिटर शुड चेक कैलकुलेशंस एंड टर्म्स एंड कंडीशंस. लीव सैलरी अगर दिया हुआ है आपको या बोनस, जनरली देखिए जनरली महाराष्ट्र में दिवाळीला बोनस, दिवाली को बोनस दिया जाता है जनरली. तो या लीव ट्रैवल कंसेशन है. लीव ट्रैवल कंसेशन मतलब आपको कंपनी जो है टूर पे भेजती है. सपोज 3-4 साल में एक बार कंपनी क्या करती है, विद फैमिली आप जाके आप कहाँ पे भी कहीं पे भी 3-4 दिन का जो भी है उसमें से सपोज वो बताएंगे कि 50% जो भी आपके होंगे वो 50% कंपनी बेयर करेगी, 50% आप बेयर करो किंवा 100% देत असतील कंपनी. डिपेंड आहे, कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड होता है वो. तो ये अगर प्रोवाइड होता है लीव ट्रैवल कंसेशन या बोनस देती है कंपनी या लीव सैलरी देते हैं, तो ये ऑडिटर को कैलकुलेशन उसका जो है वो प्रॉपर हुआ है एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस. जैसे मैंने बताया कि लीव पे गए तो 50% आपकी जो भी अमाउंट है वो जितना आपने खर्चा किया है उसके 50%. या सपोज आपको पता है कि एसी 3 टायर में से ही जाना है उससे, या एसी 3 टायर या सिंपल आपका जो स्लीपर कोच है, स्लीपर कोच का रेंट आपको दिया जाएगा. लेकिन वहां पे आप गए एसी 3 टायर से, एसी 3 टायर्स का रेंट अलग होता है बघा. स्लीपरचं 500 असेल तर एसी 3 टायरचं तुमचं 1500 असू शकतं, लक्षात घ्या. तो ये डिफरेंस है. तो कंपनी की पॉलिसी क्या है, आप स्लीपर कोच से जा सकते हैं, उसका रेंट जो है आप एसी 3 टायर से गए तो भी हम स्लीपर का ही देंगे, ऐसे कंपनी आपको बताती है. ये रूल है कंपनी का. लेकिन कंपनी ने क्या किया कि ये गया था एसी 3 टायर से और एसी 3 टायर का पूरा बिल सैंक्शन किया. ये टर्म्स अँड कंडिशन्स के अगेन्स्ट आहे आपके. मग ह्या टर्म्स कंडिशन मध्ये ती बिल जे आहे ते सँक्शन झालेलं आहे की नाही, त्याचं कॅल्क्युलेशन झालेलं आहे की नाही, ऑडिटरला व्हेरीफाय करायचं, लक्षात घ्या. और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर हुआ है या नहीं हुआ है, ये ऑडिटर को देखना है. नेक्स्ट देखिए रेंट पेड. ऑडिटर शुड व्हेरीफाय, बघा सिंपल आहे, इंटरनल चेक सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हे व्हेरीफाय करायचं आहे रेंट के अगेंस्ट. रेंट के लिए जो भी है ऑडिटर शुड चेक रेंट एग्रीमेंट. अगर आपकी बिल्डिंग जो है वो भाड़े पे ली है, आपने रेंट पे ली है, तो आपका जो भी ओनर है, ओनर के साथ आप रेंट एग्रीमेंट करेंगे तो रेंट ऑडिटर को चेक करना है. क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, पेमेंट वाउचर्स और एंट्रीज. आप जो मंथली रेंट पेड करेंगे उसके पेमेंट वाउचर्स और एंट्रीज ऑडिटर को वेरीफाई करने हैं. ऑडिटर शुड एंश्योर द टेनेंसी एग्रीमेंट इज रजिस्टर्ड एंड प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी इज पेड. अगर आप रेंट एग्रीमेंट करते हैं या टेनेंसी एग्रीमेंट करते हैं तो रजिस्टर्ड होना चाहिए और उस पे प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी आपको पेड करनी चाहिए. तो उस पे स्टैम्प ड्यूटी पेड की है या नहीं की है ये देखना है. ही शुड चेक द रेंट रिसीट, डेट, नेम ऑफ द क्लाइंट ऑन रिसीट, अमाउंट इन वर्ड्स एंड फिगर्स इज मेन्शन्ड ऑन रिसीट. हे बघा रेंट पेड केल्याचं आहे, रेंट पेड केल्याची रिसीट जी आहे, आपने रेंट पेड की है तो उसका जो भी रिसीट है उसका डेट या आपने जिसको रेंट दिया हुआ है उसका ही नेम उस पे है, अमाउंट जो है वो वर्ड्स और फिगर्स में दोनों में देखना है. इफ रेंट एक्सीड 5000 ऑडिटर शुड चेक फेदर रेव्हेन्यू स्टॅम्प. बघा याच्यापूर्वी आपण बऱ्याचदा डिस्कस केलं. Auditor should ensure that if tax is deductible at source from rent payment, then such tax is deducted at source and certificate of TDS is issued to the landlord by the client or not. तो ये वेरीफाई करना है ऑडिटर को. बघा आता बिल्डिंग सपोज आपकी आप यहाँ पे फैक्ट्री चला रहे हैं तो बिल्डिंग का रेंट सपोज 1 लाख 2 लाख हो सकता है, तो 1 लाख रेंट है तो एनुअल इनकम उस जिसको आप रेंट दे रहे हैं 12 लाख एनुअली आप रेंट देंगे उसको. तो ये आपका जो है उसमें से टीडीएस आपको कंपलसरी डिडक्ट करना पड़ता है. 1 लाख सपोज आप रेंट दे रहे हैं तो उसमें से 10% टीडीएस आप डिडक्ट करेंगे. तो 90,000 एक्चुअल में आप किसको देंगे, जो ओनर है बिल्डिंग का उसको, और 10,000 आप क्या करेंगे, ओनर के नाम पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप पेड करेंगे. आपने तो 10,000 ही दिए लेकिन उसमें से टैक्स आपने डिडक्ट किया और टैक्स डिडक्ट करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 10,000 दिए और 90,000 ओनर को दिए. जब फायनान्शियल ईयर खत्म होगा तो आप काय कराल तुम्ही त्यांना
TDS सर्टिफिकेट इश्यू कराल की आम्ही प्रत्येक महिन्याच्या रेंट मधून 10,000 तुमचे डिपॉझिट केले होते आणि ते इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटला तुमच्या पॅनच्या नंबरवरती तो आम्ही टॅक्स जो आहे तो भरलेला आहे असं तुम्ही सर्टिफिकेट द्याल आणि ते त्याच्या खात्यामध्ये दिसतं, लक्षात घ्या. त्याचं जे काही अकाउंट असेल इन्कम टॅक्सचं तर त्या अकाउंटमध्ये तुम्ही भरलेलं आहे त्याचं रेकॉर्ड त्याला दिसत असतं. तर ते सर्टिफिकेट फक्त तुम्ही इश्यू करायचंय. तर हे झालेलं आहे की नाही हे ऑडिटरने बघितलं पाहिजे. Auditor should see that rent paid is properly disclosed in financial statement or not. त्या रेंट जे पेड केलेलं आहे त्याचं डिस्क्लोजर म्हणजे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला तुम्ही दाखवलेलं आहे की नाही ते दाखवायचं, बघावं लागेल. नेक्स्ट देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम. ऑडिटर शुड एक्झामाइन इंटरनल कंट्रोल चेक सिस्टम सेम आहे. चेक द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सच एज इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस प्रीमियम, रिसीट, पेमेंट वाउचर, एंट्रीज इन द बैंक स्टेटमेंट. इंश्योरेंस सर आपने लिया हुआ है तो उसकी पॉलिसी को ऑडिटर को वेरीफाई करना है. जो आपने प्रीमियम पेड किया हुआ है उसका रिसीट आपको पेड करना है. पेमेंट वाउचर और उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री प्रॉपरली हुई है या नहीं हुई है ऑडिटर को देखना है. सी दैट द डेट ऑफ प्रीमियम रिसीट इज विद इन द ऑडिट पीरियड. उसे ऑडिट पीरियड का इंश्योरेंस का डेट है या नहीं है. आपके क्लाइंट के नाम पे ही वो इंश्योरेंस या रिसीट है या नहीं है ये देखना है. अमाउंट इन फिगर्स और वर्ड्स में है या नहीं है हे बघायचं. सी दैट द इंश्योरेंस पॉलिसी इज साइंड बाय द ऑथोराइज ऑफिसर ऑफ द क्लाइंट. इंश्योरेंस जो लिया हुआ है वो ऑथोराइज रिस्पॉन्सिबल पर्सन आपके जो कंपनी का है उसने ही लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ है ऑडिटर को देखना है. एंश्योर दैट द क्लाइंट इज प्रॉपरली कवर्ड बाय द इंश्योरेंस अगेंस्ट वेरियस रिस्क. जो भी रिस्क है तो पूरे रिस्क उसमें इंक्लूड हुए हैं या नहीं हुए हैं ये ऑडिटर को वेरीफाई करना है. सपोज आपको लगता है कि यहाँ पे चोरी हो सकती है तो चोरी की रिस्क बघा. इंश्योरेंस जो है जो जनरल इंश्योरेंस होता है आप जिसका लेंगे उसका अगर आपको डैमेज होता है तो ही आपको उसका कॉम्पेंसेशन मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता है. सपोज आपने इन्शुरन्स अगेन्स्ट थेफ्ट लिया आहे, तुम्ही चोरीचा इन्शुरन्स घेतला असेल आणि आग लागली तर तुम्हाला त्याची नुकसान भरपाई मिळणार नाही, लक्षात घ्या. तर रिस्क ज्या आहेत त्या तुमच्या एक्सपेक्टेड रिस्क आपको लगता है कि हमारी कंपनी में क्या हो सकता है उसके अगेंस्ट आपने अगर इंश्योरेंस उस पूरी रिस्क जो है वो कवर हुए हैं या नहीं हुए हैं ये ऑडिटर को देखना है. सी दैट द इंश्योरेंस पेड इज प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड इन प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. दाखवलेलं आहे की नाही ते बघायचं. सी दॅट द पर्सनल एक्सपेन्सेस आर नॉट डेबिटेड टू इंश्योरेंस अकाउंट. काही पर्सनल तुम्ही इंश्योरेंस घेतले असतील, घराचा इंश्योरेंस घेतलेला आगीचा, तर तो स्वतःच्या आपने खुद के हाउस का आपने इंश्योरेंस लिया है और वो आपने बिजनेस में दिखाया है, ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है ऑडिटर को वेरीफाई करना है. देखिए टेलीफोन एक्सपेंसेस सेम है. एग्जामाइन इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है उसको वेरीफाई करना है. टेलीफोन बिल को वेरीफाई करना है. पेमेंट वाउचर एंट्री जो है बैंक स्टेटमेंट में अगर आपने चेक दिया है तो उसको वेरीफाई करना है. ऑडिटर शुड चेक दैट द टेलीफोन बिल्स आर नॉट ऑन द नेम ऑफ द क्लाइंट, नॉट नहीं ऑन द नेम ऑफ द क्लाइंट. तो उसके नाम पे ही है, आपके क्लाइंट के नाम पे ही है. डेट देखनी है बिल की. पीरियड देखना है करंट फाइनेंशियल ईयर का है या नहीं है. अमाउंट देखनी है. पेमेंट इज ऑथोराइज्ड बाय रेस्पॉन्सिबल पर्सन. सेम आहे, लक्षात घ्या. परत परत तेच पॉईंट रिपीट होत आहे, फक्त थोडेफार एखाद दुसरा पॉईंट वेगळा आहे. पर्सनल एक्सपेन्सेस म्हणजे माझ्या घरच्या टेलिफोनचं मी समजा ऑफिसमध्ये टाकले का असं काय झालेलं आहे का ते बघावं लागेल, कारण तसं मी करू शकत नाही, लक्षात घ्या. घरचं जे आहे ते पर्सनल एक्सपेंसेस जो भी है अगर मैं मेरे बिजनेस में डालता हूँ तो ड्राइंग रहेगा. डायरेक्टली मैं बिजनेस एक्सपेंसेस ऐसे चार्ज नहीं कर सकता उसको, तो ये ऑडिटर को वेरीफाई करना है. सी दैट द डिपॉजिट पेड इज नॉट डेबिटेड टू एक्सपेंसेस अकाउंट. जनरली आप टेलिफोन डिपॉझिट पेड करते हैं. बघा तुम्ही जर लँडलाईन यापूर्वी जर कोणाच्या घरी असेल तर तिथं तुम्ही डिपॉझिट पेड केलेलं असतं, लक्षात घ्या. लैंडलाइन के लिए आपको 2000 3000 जो भी डिपॉजिट है वो आपको भरना पड़ता है. या सपोज सिंपली हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर अगर आपको चाहिए तो आपको पहले डिपॉजिट पेड करना होता है. तो ये डिपॉजिट है, ये डिपॉजिट आपको रिटर्न मिलता है जब आप कनेक्शन कैंसिल करते हैं. तो ऑडिटर को ये देखना है कि डिपॉजिट जो है वो एक्सपेंसेस दिखाए हैं या नहीं दिखाए हैं. एक्सपेंसेस नहीं दिखाने चाहिए आणि मग ते एक्सपेन्सेस दाखवले असतील तर ते चुकीचं आहे. डिपॉझिट हे असेट साईडला दिसलं पाहिजे, लक्षात घ्या. कारण आपण ज्या वेळेला कनेक्शन कॅन्सल करणार आहोत त्यावेळेला ते आपल्याला रिटर्न मिळणार आहे. त्यामुळे डिपॉझिट जर आपण पेड केलं असेल तर ते असेटला दिसतं की एक्सपेन्सेस मध्ये त्यांनी दाखवलेलं आहे, हे ऑडिटरने व्हेरीफाय केलं पाहिजे. सी दॅट द ऍडजस्टमेंट्स आर मेड फॉर प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंसेस. टेलीफोन बिल जनरली देखिए मंथ में एक ही तारीख को आपको नहीं मिलता है, या मार्च का बिल जो है वो अप्रैल में आपको मिलेगा. तो
ये आउटस्टैंडिंग रहेगा बिल, क्योंकि आपने मार्च में उसको पेड नाही किया था. मग तसं काही ज्या काही ऍडजस्टमेंट असतील प्रीपेड आणि आउटस्टँडिंगच्या त्या प्रॉपरली केलेल्या की नाही त्या ऑडिटरने बघितलं पाहिजे. ऑडिटर शुड सी दॅट टेलिफोन एक्सपेन्सेस आर प्रॉपरली डिस्क्लोज, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला दाखवलेले आहेत की नाही ते बघायचं आहे आपल्याला. नेक्स्ट देखिए पोस्टेज अँड कुरियर. संपूर्ण टाकू आपण, 2-3 आयटम्स आहेत. 10 मिनिटात. तर तेच आयटम्स रिपीट झालेले आहेत, लक्षात, सॉरी तेच पॉइंट्स आहेत, फक्त एखाद दुसरा पॉइंट आहे तो मी एक्सप्लेन करेन, बाकी ॲज इट इज आहे, लक्षात घ्या. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, चेक सिस्टम आपल्याला बघायचं आहे. पोस्टेज रजिस्टर वेगळं असतं, लक्षात घ्या, जिसे हम आउटवर्ड रजिस्टर कहते हैं. जनरली अगर आप कहीं पे भी जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में तो आउटवर्ड रजिस्टर में उसकी रिकॉर्ड करनी पड़ती है. आपके ऑफिस में से जो भी आप पोस्ट कर रहे हैं, कुरियर कर रहे हैं, उसका रिकॉर्ड आउटवर्ड रजिस्टर में आपको मेंशन करना होता है. और वहाँ का जो नंबर होता है, अगर आप देखेंगे कई ऑफिशियल लेटर्स अगर आप देखेंगे तो डेट जहाँ पे होती है वहाँ पे आउटवर्ड रजिस्टर्ड नंबर होता है. लेफ्ट साइड को आउटवर्ड रजिस्टर्ड नंबर और राइट साइड को जो है वो डेट होती है, अगर आप देखेंगे तो ऑफिशियल लेटर जर तुम्ही कधी बघितलं तर तो ऑडिटर को ये वेरीफाई करना है कि आउटवर्ड रजिस्टर वहाँ पे है या नहीं है. कंपेयर द पोस्टेज बुक विथ कैश बुक. आउटवर्ड रजिस्टर या पोस्टेज बुक जो भी है उसको कैश बुक से कंपेयर करना है. क्योंकि जिस दिन आपने पोस्टेज किया था उसी दिन उसके चार्जेस कितने थे उतने वहाँ पे डेबिट किए हैं या नहीं किए हैं, ऑडिटर को देखना है. या पेटी कैश बुक. पेटी कैश बुक म्हणजे काय, स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए जो आप स्मॉल कैश साइड में रखते हैं उसे हम जनरली पेटी कैश कहते हैं. तो पेटी कैश बुक से अगर आपने पोस्टेज के एक्सपेंसेस, क्योंकि पोस्टेज जो होता है, अगर आप इंडिया पोस्ट से जाएंगे, अगर आपको एक लेटर सपोज स्पीड पोस्ट करना है तो सपोज 60, 70 या 100 रुपीज तक आपको एक्सपेंसेस आते हैं. डिपेंड है, आप पोस्ट से पार्सल भेज रहे हैं तो पार्सल का चार्जेस जो है वो अलग रह सकता है. तो ये ऑडिटर को वेरीफाई करना है कि पोस्टेज रजिस्टर या पोस्टेज बुक जो है आपका या आउटवर्ड रजिस्टर है उसको कैश बुक से कंपेयर करना है. एंट्री शुड बी कंपेयर्ड विथ पोस्टल और कुरियर रिसीट. पोस्ट की रिसीट भी मिळती है आपको. आपण जर कधी तुम्ही स्पीड पोस्ट केलं असेल तर त्याच्या आपल्याला एक रिसीट मिळते, त्याच्यावरती अमाउंट असते बघा, छोटी रिसीट असते पण त्याच्यावरती अमाउंट मिलते. या आपने अगर कुरियर किया हुआ है तो कुरियर की रिसीट मिलती है, उस पे उसके अमाउंट उन्होंने कितनी चार्ज की है वो होता है. तो ऑडिटर को एंट्रीज के साथ ये रिसीट भी कंपेयर करनी है. सी द एक्सपेंसेस हैज बीन ट्रांसफर टू द प्रॉपर हेड. प्रॉपर हेड को उसका रिकॉर्डिंग हुआ या नहीं हुआ है देखना है. कंपेयर द अमाउंट ऑफ रिसीट्स ऑफ पोस्टेज विथ कैश बुक, पेटी कैश बुक. अमाउंट जो है अमाउंट सुद्धा तुम्हाला कैश बुक सी कंपेयर करायचे, लक्षात घ्या. पेटी कैश जैसे मैंने अभी बताया कि स्मॉल एक्सपेंसेस जो होते हैं, स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए कुछ कैश जो है आप साइड में रखते हैं. छोट्या छोट्या काही गोष्टी असतात. समजा ऑफिसमध्ये तुम्ही चहा आणलेला आहे, 10-15 रुपये तुम्हाला द्यावे लागतील किंवा 20-50 रुपये असतील. तर ह्या जे डेलीच्या छोट्या छोट्या एक्सपेंसेस ज्या आहेत त्या छोट्या छोट्या स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए जो आप कैश साइड में रखते हैं उसे हम पेटी कैश एक्सपेंसेस कहते हैं. तो पेटी कैश के लिए भी एक अलग अकाउंट रहता है, वो आपको मेंटेन करना होता है. तो इसके लिए इंटरनल कंट्रोल जो भी रहेगा वो वेरीफाई करना है. ट्रांजैक्शन ऑफ पेमेंट रिक्वायर्ड टू बी ड्यूली ऑथराइज्ड बाय रेस्पॉन्सिबल पर्सन. जो भी पेटी कैश एक्सपेंसेस आप करेंगे वो रेस्पॉन्सिबल पर्सन ने ऑथराइज किए होने चाहिए. वाउचर्स आर रिकॉर्डेड प्रॉपरली. जो भी जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अभी आपने चाय डिमांड किया तो जो भी होटल है उसका बिल ये वाउचर हो गया आपको, तो उसका रिकॉर्डिंग प्रॉपरली होना चाहिए. see that the expenses are debited to proper head. proper head को उसके expenses debit हुए या नहीं हुए ये देखना है. अमाउंट जो है रिसीव टू द पेटी कैशियर फ्रॉम मेन कैशियर इज रिकॉर्डेड ऑन सेम डे. मेन कैशियर जो भी है उसने सपोज 1000 रुपीज आज दिए हुए हैं तो उसका रिकॉर्डिंग पेटी कैश में भी सेम डे को होना चाहिए. म्हणजे ज्या मेन कैश बुक और पेटी कैश बुक में एंट्री सेम डे को होनी चाहिए. तो ये ऑडिटर को वेरीफाई करना है. वाउचर्स पे रिसीवर साइन, मतलब जिसने मैंने बताया अभी कि आपने ऑफिस में चाय डिमांड किया तो सपोज 4 चाय डिमांड किए थे, कोई गेस्ट आया हुआ है, 4 चाय के सपोज ₹50 हो गए, तो 50 के लिए वो होटल में जाके बिल लाने के बजाय हमने क्या किया कि अपना ही वाउचर लिया, उस पर उसकी साइन ली और पेड किया, पेड का वाउचर लिया, पेमेंट का वाउचर त्याच्यावरती त्याची साइन घेऊन आपण त्याला पेमेंट करू शकतो. तर असं काही वाउचरवर तुम्ही पेमेंट केलं असेल
तर त्याच्यावरती सिग्नेचर, अमाऊंट जी आहे, डेट जी आहे ती तुम्ही चेक केली पाहिजे आणि त्याच दिवशी त्याचं रेकॉर्डिंग झालेलं आहे की नाही ते बघावं लागेल. चेक द कॉलम टोटल्स एंड क्रॉस टोटल्स. कॉलम की जो भी टोटल है पेटी कैश एक्सपेंसेस की, वो ऑडिटर को चेक करनी है. नेक्स्ट देखिए एडवर्टाइजमेंट. इंटरनल कंट्रोल चेक सिस्टम आपल्याला बघायचे. चेक द बिल्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज. जिसको आपने एडवर्टाइज दिया हुआ है उसका बिल आपको मिलेगा. आपने सपोज न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज दिया है तो न्यूज़पेपर का बिल आपको मिलेगा. सपोज आपने टीवी पे दिया है तो टीवी जिस चैनल को आपने एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ था उसका बिल आपको रिसीव होता है. तो ये ऑडिटर को देखना है. प्रूफ ऑफ एडवर्टाइजमेंट अपीयर्ड इन न्यूज़पेपर्स. न्यूज़पेपर में अगर एडवर्टाइजमेंट आती है तो जिस दिन न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आई हुई है उसका प्रूफ आपके पास चाहिए. म्हणजे सिंपली त्याचं जे काय कटिंग असेल ॲडव्हर्टाईज तुमची ते तुम्ही त्या बिलाला लावून ठेवलं पाहिजे आणि त्याच्यावर पेज नंबर आणि डेट कोणत्या पेपरला आलं होतं हे सगळं मेन्शन त्याच्यावरती केलेलं असलं पाहिजे. मॅगझिनला दिलं असेल तर मॅगझिनचं कात्रण असेल, कोणत्या मॅगझिनला तुम्ही दिलं होतं, त्याची डेट काय आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये मेंशन केल्या पाहिजेत. कॉन्ट्रैक्ट विथ एडवर्टाइजिंग एजेंसी. एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, सपोज आप टीवी पे एडवर्टाइज दे रहे हैं, अभी सपोज वेस्ट इंडीज का सीरीज आ रहा है, तो वेस्ट इंडीज का सीरीज है तो जनरली बहुत ज़्यादा लोग मैच देखते हैं इंडिया में, तो उस टाइम आप टीवी पे एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, तो कब आपको एडवर्टाइज देनी है, इसका एग्रीमेंट, त्याच्या टर्म्स कंडिशन्स काय आहेत, या सगळ्या गोष्टी बघितल्या पाहिजेत. स्टार स्पोर्ट्सवरती आपल्याला एडवर्टाइजमेंट द्यायची आहे, तर मग त्यांच्याशी आपल्याला कॉन्ट्रैक्ट करावा लागेल. कितनी टाइम के एडवर्टाइजमेंट है, कितने चार्जेस लगेंगे उसके लिए, आपकी एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे दिखानी है, मतलब किस ओव्हर के बाद दिखानी या पूरी मॅच को दिखानी है, हे सगळं ठरलेलं असतं लक्षात घ्या. मग त्याच्यानुसार कॉन्ट्रॅक्ट जो आहे, टर्म्स कंडिशन्स काय आहे त्या ऑडिटरने व्हेरीफाय केल्या पाहिजे. त्यांना पेमेंट केलं असेल तर ते पेमेंट व्हाउचर्स पेमेंट करावं लागतं, त्याचे पेमेंट व्हाउचर्स आणि बँक स्टेटमेंट मध्ये त्याच्या एंट्रीज कम्पेअर केल्या पाहिजेत आपण. See the date on the voucher, name of the client, amount in figure and words in on voucher. तो ये वेरीफाई करना है आपको. The voucher should be authorized by responsible person. Responsible person ने voucher जो है वो authorize करना चाहिए, मतलब payment voucher. See that the bills received are as per contracts. Contracts मध्ये ज्या टर्म्स कंडिशन्स आहेत त्याच्याप्रमाणेच बिल आहे की नाही ते चेक करायचं. See that all the contracts are signed by the responsible person. सभी कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल अथॉरिटी, जिसके पास ये ऑथोराइज रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजर असेल, एमडी असेल, या एखाद डायरेक्टर रहेगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कोई भी कंपनी का हो तो साइनिंग अथॉरिटी जिसके पास है, सगळेच मिळून उठून कॉन्ट्रैक्ट करू शकत नाहीत. सभी मिलके, या कैशियर उठा और कॉन्ट्रैक्ट किया ऐसे नहीं हो सकता है, या क्लर्क उठा कॉन्ट्रैक्ट किया ऐसे नहीं हो सकता है. तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अथॉरिटी किसको तो दी होती है, तो ऑडिटर को ये वेरीफाई करना है कि जिसको अथॉरिटी है उसने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है नहीं किया है. ऑडिटर should see that the heavy advertisement of his benefit will extend beyond रेव्हेन्यू एक्सपेंसेस. बघा मी डिफर्ड रेव्हेन्यूचा तुम्हाला यापूर्वी एक एग्जांपल दिला होता. हेवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है और उसका बेनिफिट उस एडवर्टाइजमेंट का आपको मोर देन 1 ईयर के लिए हो सकता है, ऐसे आपको लगता है. एक प्रोडक्ट आपने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया, जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया वो 3-4 साल मार्केट में रहेगा, तो उसका आपने जो अभी उस पे प्रमोशन एक्सपेंसेस किए हुए हैं उसका बेनिफिट आपको 2-3 साल मिल सकता है. तो ये हेवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, हेवी प्रमोशन एक्सपेंसेस है. तो अगर 4 साल आपको उसका बेनिफिट मिलता है तो वो डिफर्ड रेव्हेन्यू आपको कन्सिडर करणे है. आणि डिफर्ड रेव्हेन्यू जे एक्सपेंसेस असतात तर डिफर्ड रेव्हेन्यू एक्सपेंसेस अपन बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाते हैं और उसको राइट ऑफ करते हैं हर साल. तो ऑडिटर को ये वेरीफाई करना है कि हेवी एक्सपेंसेस है जिसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर है वो डिफर्ड दिखाए हैं या रेगुलर रेवेन्यू दिखाए हैं. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इफ मटेरियल, मटेरियल आइटम हमने देखा है, अगर मटेरियल है तो उसको सेपरेटली प्रॉफिट लॉस में डिस्क्लोज करना है. और सी द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एडवर्टाइजिंग एजेंसी. जैसे हमने देखा कि अभी वेस्ट इंडीज की सीरीज चल रही है, अभी साउथ अफ्रीका सीरीज हो गई, तो 2 सीरीज के लिए आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था, तो इसका स्टेटमेंट जो भी स्टार स्पोर्ट्स से आपको रिसीव होगा ये ऑडिटर को वेरीफाई करना है कि स्टेटमेंट जो है और आपने पेमेंट किया हुआ हो जो है वो करेक्ट है या नहीं है, ये वेरीफाई करना है. नेक्स्ट है ट्रैवलिंग कमीशन, जनरली सेल्समैन को दिया जाता है. तो देखिए इसके लिए इंटरनल कंट्रोल वेरीफाई करना है. एग्रीमेंट विथ ट्रॅव्हलिंग सेल्समन, जो भी सेल्समन होता है, बघा तुम्ही आता इथेही आपल्या श्रीवर्धन मध्ये बरेच जण येत असतात, दुकानांमध्ये ज्यांचे दुकान असतील
त्यांना माहित असेल, जनरली होलसेलरकडे जास्त येतात, लक्षात घ्या. आणि हे सेल्समन जे आहेत, किंवा सिंपल एग्जांपल आपल्याला बघायचं असेल, सिंपल एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर के पास जो आते हैं, बघा औषधं घेऊन येत असतात, तर ते बघा, ते सुद्धा सेल्समन्सच आहेत, लक्षात घ्या. तर ते सेल्समन तुम्ही जर डॉक्टरकडे गेलात तर ते बऱ्याचदा आलेले असतात, आणि मग ते सेल्समन आहेत, त्यांना कंपनी त्यांचं ट्रॅव्हलिंग कमिशन जे आहे ते अलाउ करत असते. बघा, ट्रॅव्हलिंग कमिशन बघत होतो आपण. ऍग्रीमेंट आपल्याला चेक करायचं, सेल्समन सोबत जे काय ऍग्रीमेंट आहे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उसके चेक करने हैं. वो सेल्समैन रेल से गया, बस टिकट उसने निकाला, या बिल ऑफ लॉजिंग बोर्डिंग, वहाँ पे जहाँ पे अगर वो सेल्समैन सपोज मुंबई से दिल्ली गया हुआ है सेल्स के लिए, तो रेल से गया, बस से गया, या सपोज तो विमानाने गेला असेल, तर मग त्याचे बिल अगर वहाँ पे रहता है तो वहाँ जहाँ पे रहा है उस होटल का लॉजिंग का बिल जो है वो वेरीफाई करना है. एक्चुअल पेमेंट जो दिया हुआ है सेल्समैन को, ट्रैवलिंग कमीशन दिया हुआ है, उसका वेरिफिकेशन करना है ऑडिटर को. काउंटर फाइल्स, म्हणजे अगर वो सेल्समैन जहाँ मंथ एंड को आता है, जब उसका पेमेंट करेंगे, चेक से किया है आपने या पेमेंट वाउचर से किया है या बैंक से किया है, मतलब डायरेक्ट ऑनलाईन ट्रान्सफर आता केलं जाऊ शकतं, लक्षात घ्या. तर काय केलेलं आहे त्याच्यानुसार ते प्रूफ चेक करायचे आहेत. मग चेकने दिले असेल, चेक काउंटर फाइल, पेमेंट वाउचर जो है वो चेक करना है, अगर आपने कैश में पेड किया है तो. चेक द कैलकुलेशन ऑफ कमिशन ऑन सेल्स, कमिशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल मेड बाय सेल्समन, कारण तुम्ही सेल किती करणार आहात त्याच्यावरती जनरली सेल्समनला कमिशन दिलं जातं. आपके सेल्स पे कमीशन होता है, जैसे कि आपने कंसाइनमेंट में देखा था. कंसाइनमेंट में जितना सेल होता है उस पे 10%, 5%, 4% कंपनी कमीशन अलाउ करती है. तो ये ऑडिटर को वेरीफाई करना है कि उसको जो कमीशन दिया हुआ है वो कमीशन सेल्स के बेसिस पे जो एग्रीमेंट हुआ था सेल्समैन का, कि 5%, तो 5% करेक्ट उन्होंने कॅल्क्युलेट किया है या नहीं किया है, ऑडिटर को व्हेरीफाय करना है. अमाउंट बघायचे आहेत, वर्ड्स आणि फिगर्स मध्ये, सिग्नेचर बघायचे, ऑथोराइज पर्सन ने ट्रैवलिंग कमीशन अलाउ किया है नहीं किया है, प्रॉपर एडजस्टमेंट उसकी एडवांस के बारे में, अगर आपने एडवांस दिया है, सेल्समैन आपको बताता है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो मुझे 10,000 रुपये एडवांस चाहिए, तो एडवांस के अगेन्स्ट आपने करेक्ट उसकी ऍडजस्टमेंट, ज्या वेळेला आपण त्याचं पेमेंट करणार आहोत त्यावेळेला ऍडव्हान्स डिडक्ट करून घ्यावा लागेल आपल्याला, जो काय आपण त्या प्रवासासाठी दिला होता. मग त्या ऍडव्हान्सच्या संदर्भात करेक्ट एडजस्टमेंट झालेले है कि नहीं वो आपको वेरीफाई करना है, और ये मटेरियल आइटम है तो उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है. आणि लास्ट आइटम आपला इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, इंटरनल कंट्रोल वेरीफाई करना है, लोन एग्रीमेंट वेरीफाई करना है. इंटरेस्ट किसके लिए पेड करेंगे आप, आपने अगर लोन लिया है तो इंटरेस्ट पेड करणार आहे, बरोबर ना. आपण लोन घेतलं असेल तरच आपण त्याचा इंटरेस्ट पेड करणार आहे, लोन नसेल तर आपल्याला इंटरेस्ट पेड करायची गरज नाही है. मग लोन एग्रीमेंट जो भी है वो वेरीफाई करना है, उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, अमाउंट ऑफ लोन कितना है, कब लिया हुआ लोन है, ये ऑडिटर को वेरीफाई करना है. उसका कैलकुलेशन जो भी है इंटरेस्ट का, रेट ऑफ इंटरेस्ट से पेंडिंग अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो कैलकुलेशन ऑडिटर को वेरीफाई करना है. एक्चुअल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट विथ सपोर्टिंग डॉक्युमेंट्स विथ बँक स्टेटमेंट ऑडिटर को व्हेरीफाय करना है. बँक, समजा बँकेला तुम्ही पेमेंट केलं किंवा दुसरा समजा एखाद्या फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट कडून तुम्ही घेतलं असेल कुठल्याही, तर त्याला जे पेमेंट केलेलं आहे त्याचं जे व्हाउचर तुम्हाला मिळालेलं आहे, तुम्ही पेमेंट केल्यानंतर त्यांनी काहीतरी डॉक्युमेंटरी रिसीट वगैरे जे दिलेली असेल त्याचं व्हेरिफिकेशन करायचं है. स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, अगर बैंक का लोन है तो बैंक से आपको बैंक स्टेटमेंट लेना है. मनी लेंडर है, प्राइवेट मनी लेंडर है तो मनी लेंडर से आपको स्टेटमेंट डिमांड करना है और वो वेरीफाई करना है ऑडिटर को. टीडीएस अगर होता है तो टीडीएस डिडक्ट किया है या नहीं किया है, ऑडिटर को देखना है. जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है वो रेस्पॉन्सिबल पर्सन ने ऑथोराइज किए हैं या नहीं किए हैं, ऑडिटर को देखना है. मटेरियल एक्सपेंसेस अगर है, मटेरियल आइटम अगर है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सेपरेटली डिस्क्लोज करना है. प्रीपेड इंटरेस्ट है या आउटस्टँडिंग इंटरेस्ट है तो इसकी प्रॉपर ऍडजस्टमेंट प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट को की है या नाही की है, या ऑडिटरला हे बघावं लागेल, लक्षात घ्या. तर हे काही एक्सपेन्सेसचे आपण व्हाउचिंग कसं केलं जाऊ शकतं हे बघितलेलं लक्षात घ्या. आणि आपला जो टॉपिक आहे व्हाउचिंग,
हा व्हाउचिंग आपला संपलेला आहे, लक्षात घ्या. तसंच आपला व्हेरिफिकेशनचा जो नेक्स्ट टॉपिक आहे आणि लास्टचा टॉपिक आहे आपला, जसे आपण काही एक्सपेन्सेस आणि इन्कमचं व्हाउचिंग बघितलं, तसंच आपल्याला काही असेट आणि लायबिलिटीज आहेत त्याचं आपल्याला व्हेरिफिकेशन बघायचं आहे. सेम आहे, सेम पॉईंट रिपीट होतात, लक्षात घ्या. सिम्पल टॉपिक आहे. लास्ट टॉपिक आपला ऑडिटिंगचा थेरॉटिकल जो टॉपिक आहे तो आपण नेक्स्ट लेक्चरला स्टार्ट करू. आता